हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड की क्लास 12 का रिवीजन कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, इसका हम रिवीजन क्लास आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। चलो हम शुरू करते हैं। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होते हैं? आप क्लास 11th में आप जरूर पढ़े होंगे, गैस के बारे में और द्रव के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्लास 12 में आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या क्या इसके गुण होते हैं? अगर हम ठोस की बात करें तो जो ठोस के अवयवी कण होते हैं, इनकी पोजीशन, इनकी स्थिति नियत होती है और ये अपने माध्य के चारों तरफ एक केवल वाइब्रेशन यानी कंपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जिसको हम समझेंगे। इसके सामान्य लक्षण ठोस के क्या क्या होते हैं? पहला ये होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो निश्चित होता है। ये सब आप नोट करना है। ठीक है, उसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन ठोस का निश्चित होता है। तीसरा, अगर हम बात करें तो इनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक बल ये बहुत ही ज़्यादा होता है और इनके बीच की जो अंतराण्विक दूरी होती है वो मिनिमम होती है। इसी की वजह से इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मीन्स इनको बल लगाकर नहीं दबाया जा सकता है। इनके कणों के ऊपर बल का, दाब का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गए ठोस के लक्षण। ठोस के लक्षण फिर से हम समझते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इनका आयतन निश्चित होता है और कम से कम होता है। आकार निश्चित होता है। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतराण्विक बल लगते हैं वो मैक्सिमम, अधिकतम होते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, तो आप बताओगे, पहले दूरी बताओगे कम से कम होती है इसलिए अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? न्यूटन का फॉर्मूला ये आपको मालूम होगा, F = G/m/2/r²। दूरी कम से कम होने पर बल जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये असंपीड्य होते हैं, मतलब दाब का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, हम थर्ड में समझते हैं ठोस का वर्गीकरण। ठोस के वर्गीकरण की बात करें तो व्यवस्था क्रम के आधार पर ठोस को दो भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। पहले को हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ये दो होते हैं। कैसा? व्यवस्था के आधार पर। किसकी व्यवस्था? इनके जो जिनसे मिलकर बने होते हैं अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में आप नाम से आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें जो व्यवस्था होती है, जो कणों का व्यवस्था क्रम होता है वो निश्चित होता है। एक निश्चित व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित होते हैं और पूरे सिस्टम में, पूरे क्रिस्टल में जो होता है वही व्यवस्था क्रम होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है? व्यवस्था क्रम अनिश्चित होता है। ठीक है, ये तो इनका हो गया जनरल डिफिनेशन। आइए हम इनके बारे बारे से इनकी प्रॉपर्टी समझते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और इनके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उसको हम समझते हैं। इनके जो अगर गुण की बात करें तो ये जो व्यवस्था होता है पूरे सिस्टम में होता है, पूरे निकाय में होता है, इसलिए इनका जो व्यवस्था होता है दीर्घपरासी होता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी, इनके गुण हैं, इसको आप याद रखना। जो व्यवस्था क्रम होती है वो क्या होती है? निश्चित व्यवस्था क्रम निश्चित होती है। फिर इनका जो ज्यामितीय आकार होता है, वो निश्चित होता है। ज्यामितीय आकार इनका निश्चित होता है। ये विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का मतलब अलग अलग दिशाओं में इनकी जो भौतिक गुण होते हैं अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं, पहले इसके अगले गुण को समझते हैं। इनको वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक ठोस इनको कहा जाता है। और अगर इनको धारदार चाकू से इनको काटा जाए तो हमें एकदम सपाट कट मिलता है, मतलब आसानी से कट जाते हैं। ठीक है,
हम विषम दैशिक की बात करते हैं, इसको कहा जाता है एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, इंग्लिश में कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो विषम का मतलब अलग अलग, दैशिक का मतलब दिशाओं के अनुरूप अगर विषम हो, दिशाओं के अनुरूप अगर विषम कोई गुण दिखा रहे हैं कोई पदार्थ, तो उसको विषम दैशिक कहते हैं। जैसे हम एक क्रिस्टल समझते हैं NaCl का, हम क्रिस्टल समझते हैं, Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। ठीक है, हम इसको एक NaCl का क्रिस्टल लेते हैं, इस प्रकार से ये होता है। यहाँ पर अगर हम इसको फिर से बनाएं तो देखिए इस प्रकार से होगा। ठीक है, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, इस प्रकार से हम इनको व्यवस्थित करते हैं। Na प्लस का हमें यहाँ क्रिस्टल हम लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, अगर यहाँ से लाइट को आप पास करा रहे हो, तो केवल Cl माइनस Cl क्लोराइड आयन आपको मिल रहा है। अगर आप सीधी लाइट इस डायरेक्शन से ए हो गया, हम बी से अगर लाइट को पास कराएं तो Cl Na Cl आपको अल्टरनेट मिल रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन सी से अगर इसको पास कराएं तो आपको केवल सोडियम प्लस के आयंस मिल रहे हैं लाइट पास कराने पर। इसका मतलब कंफर्म आपको हो गया कि अलग अलग दिशाओं से जो सिस्टम का जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उनका व्यवस्था अलग अलग होता है। इस कारण ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भौतिकी गुण शो करते हैं, इसलिए इनको विषम दैशिक कहते हैं। तो क्रिस्टली ठोस में आपने क्या पढ़ा, एक बार फिर से मेरे साथ आप इसको रिवीजन करें। अवयवी कणों का जो व्यवस्था क्रम होता है निश्चित क्रम में होते हैं, ये दीर्घपरासी होते हैं। ठीक है, निश्चित व्यवस्था क्रम, और इनके जो अभिलाष ज्यामितीय आकार होते हैं वो निश्चित होते हैं। इनको विषम दैशिक इस प्राकृतिक गुण शो करते हैं। वास्तविक ठोस इनको कहा जाता है, इनको ट्रू सॉलिड कहा जाता है इंग्लिश में। इस सपाट चाकू से कट करने पे सीधे कट जाते हैं, और इनके जो गलनांक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये निश्चित होते हैं, एक निश्चित ताप होता है, उस ताप पे इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिस्टली ठोस के कुछ लक्षण। आइए हम अक्रिस्टली ठोस को समझते हैं। अक्रिस्टली ठोस में जैसा हम आपको पहले समझाएं, ये अव्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ऐसे ठोस अव्यवस्थित इनका क्रम होता है, और इनके कुछ गुण होते हैं, जैसे कि अगर व्यवस्थित हो गए तो बहुत ही लघु परास तक, छोटी शॉर्ट ऑर्डर में लघु परास में इनकी व्यवस्था होती है, और इनका जो आकृति होती है असमाकृति होती है, असमाकृति इनकी आकृति होती है। ठीक है, और इनका कोई भी गलनांक नहीं होता है। ध्यान देना, अक्रिस्टली ठोस का कोई गलनांक नहीं होता, बल्कि इसकी जगह एक दूसरा ताप होता है जिसको हम कहते हैं ग्लास टेम्परेचर। क्या कहते हैं? ग्लास टेम्परेचर कहते हैं। ध्यान देना, ये प्रॉब्लम अभी तक आपसे ये सवाल नहीं पूछा हुआ है। अक्रिस्टली ठोस के कोई भी गलनांक नहीं होते हैं, बल्कि इनका एक ग्लास टेम्परेचर होता है, उसको Tg से दिखाते हैं। वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर कोई भी अक्रिस्टली ठोस नर्म होने लगे, पिघलने लगे, उस ताप रेंज को, उस ताप परास को हम ग्लास टेम्परेचर या ग्लासीय ताप कहते हैं। ठीक है, इनका जो गलन का एंथैल्पी होता है, गलन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ही कम, अनिश्चित होती है। इनको हम एक, चूँकि ठोस होते नहीं हैं तो इनको हम आभासी ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी ठोस। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो सॉलिड, और इनको कहा जाता है अतिशीतित द्रव। क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। और इनको अगर धारदार चाकू से आप कट करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे, तो एक टूट जाते हैं। एक कटते नहीं हैं बल्कि टूट जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो ध्यान देना, हम इसकी बात करते हैं। जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इसके उदाहरण जितने भी अम्ल होते हैं, एसिड, क्षार जितने होते हैं, बेस, और लवण यानी साल्ट जितने होते हैं। ठीक है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया, ये सब मॉलिक्यूल्स जितने हो गए, ये सब क्या होते हैं? क्रिस्टली ठोस के उदाहरण होते हैं। जितनी गैस होती हैं वो भी क्रिस्टली ठोस के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अक्रिस्टली ठोस के उदाहरण की बात करें, जितने भी बहुलक होते हैं, क्या? बहुलक यानी पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर होते हैं बहुलक होते हैं। जितने भी सजीव या मृत वस्तुएं होती हैं वे सभी क्या होते हैं? अक्रिस्टली ठोस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसके उदाहरण अगर हम समझें
उदाहरण की बात करें तो जैसे PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली का मतलब बहुलक हो गया, ये क्या होगा उदाहरण अक्रिस्टलीय होगा। पेड़ हो गया, पेड़ क्या है सजीव था, अगर जीवित पेड़ है तो सजीव है, या काटा गया तो मृत है, दोनों अवस्था में अक्रिस्टलीय होगा। तो ये इसके उदाहरण हो गए, आप अच्छे समझना। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया जाता है किन कणों, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि व्यवस्थित क्रम में अगर कोई भी अवयवी कण है तो वे क्रिस्टलीय ठोस बनाते हैं। तो अवयवी कण का प्रकृति कैसा है, अवयवी कण की प्रकृति, और दूसरा अवयवी कणों के बीच लगने वाले बल, इनके बीच लगने वाले बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया गया। कौन कौन सा, आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा किया गया आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड। तीसरा इनका वर्गीकरण किया गया, इनको धात्विक ठोस जिनको हम मेटेलिक सॉलिड कहते हैं, और चौथा हो गया सहसंयोजक या जालक ठोस जिनको हम कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। आणविक ठोस नाम से अणु का है, तो आणविक का मतलब इसमें जो अवयवी कण होते हैं वे अणु होते हैं, और अणुओं के बीच हमेशा एक ही बल लगता है जिसको कहते हैं वान डेर वाल्स बल। अगर हम बात करें आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वे आयन होते हैं, और इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो आयनिक बंध होता है। क्या होता है, आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध लगता है। धात्विक ठोस में क्या होता है, धातु होते हैं या धातु आयन, धातु या धातु आयन इसमें अवयवी कण होते हैं, और इनके बीच जो बल लगता है उसको हम कहते हैं धात्विक बल। क्या कहते हैं, धात्विक बल कहते हैं। सहसंयोजक ठोस में सामान्यतः जो अवयवी कण होते हैं वे अणु, ये परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, सामान्यतः, हमेशा नहीं, और इनके बीच जो बल लगता है वो लगता है सहसंयोजक बल, सहसंयोजक बल लगता है, आबंध लगता है। ये हो गया। अब आइए हम इनको डिटेल में समझते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उससे हम समझते हैं। पहला आणविक ठोस, आणविक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे क्या होते हैं, अणु होते हैं। इनके बीच कौन सा बल लगता है, अभी हमने समझा वान डेर वाल बल लगता है, वान डेर वाल्स बल लगता है। ठीक है, वान डेर वाल बल की प्रकृति के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में रखा गया, 3 ग्रुप में इनको रखा गया। कौन कौन से, अध्रुवी, ध्रुवी और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ध्यान देना, अध्रुवी अणु कौन कौन से होते हैं, मतलब जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, मतलब जो अपने एक ही जैसे, ठीक है, एक ही जैसे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वे आप कह सकते हो कि तात्विक तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो तत्व बने होते हैं उनको तात्विक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई ठोस हो जो एक ही प्रकार से तत्वों से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर बने हैं, ये सामान्यतः अगर ठोस अवस्था में होंगे तो ये आणविक ठोस बनाएंगे। इसके अलावा जैसे हो गया बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, नॉन पोलर होता है, अध्रुवी। तो जितने भी अध्रुवी अणु होते हैं वे अगर ठोस अवस्था में जाते हैं तो उनको हम आणविक ठोस कहते हैं। इनके बीच जो बल लगता है उसको हम लंदन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इस बल के द्वारा अध्रुवी आणविक बल, आणविक ठोस बधे होते हैं। इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। सामान्यतः ये रूम टेम्परेचर में किस अवस्था में होते हैं, या तो द्रव अवस्था में होते हैं या तो गैस की अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब अध्रुवी ठोस, ध्रुवी आणविक ठोस की बात करें तो ये क्या होते हैं, जितने भी ध्रुवी अणु होते हैं, जैसे HCl हो गया, ठीक है, CHCl3 की बात करें, ठीक है, और ऐसे दूसरे भी जितने भी ध्रुवीय अणु होते हैं उनके बीच ये पाया जाता है। इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो होता है ध्रुवीय, ये पूछा जाता है, इनके बीच जो लगने वाला बल होता है ध्रुवीय बल, यानी इनको डाइपोल फोर्स कहते हैं। डाइपोल इंटरेक्शन इनके बीच लगता है। इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, गलनांक जो होता है वो तो अध्रुवी ठोस से तो ज़्यादा होता है, लेकिन और बाकी जितने भी ठोस होते हैं उनसे कम होता है। ध्यान देना, ध्रुवीय आणविक ठोस के जो गलनांक होते हैं
ये क्या होते हैं, अध्रुवीय ठोस से ज़्यादा होते हैं और बाकी जितने बचे हुए ठोस हैं उनसे कम होते हैं। हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की बात करते हैं। ऐसे अणु जिसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध किस में पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन हो और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन अगर बंधित है तो ऐसे अणुओं में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनता है और इनसे जो अगर इनको ठोस अवस्था में किया जाए तो इनको हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये कौन से होते हैं, जैसे पानी हो गया, जैसे अमोनिया हो गया, NF हो गया, सॉरी HF हो गया, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोजन आबंधित ठोस होते हैं। इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं आणविक ठोस में सबसे ज़्यादा इनके गलनांक होते हैं और बाकी ठोस से कम होते हैं। ये सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव या द्रव की अवस्था में होते हैं। और कैसे द्रव, वाष्पशील द्रव के रूप में पाए जाते हैं, ध्यान देना। ठीक है, और ये रही इनकी बात। अब हम चलते हैं अगले प्रकार के बारे में, आयनिक ठोस। किसके बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, आयनिक ठोस के बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आयनिक ठोस में क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वे आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन होते हैं। इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो बंध, उस बल को हम कहते हैं आयनिक बंध, आयनिक आबंध या आयनिक बंध कहते हैं। या तो दूसरा इसको कहते हैं कूलाम्बिक, इस नाम को भी ध्यान देना, कूलाम्बिक बल लगता है। कौन सा बल, कूलाम्बिक बल इनके बीच लगता है। ये बहुत ही कठोर होते हैं और ये भंगुर होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। ठीक है, ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, ध्यान देना, आयनिक ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। इसमें विद्युत नहीं पास कराया जा सकता है। लेकिन जैसे गलित को इंग्लिश में कहते हैं मॉल्टेन फॉर्म में, यानी जैसे गलित अवस्था में आते हैं, या तो ये जल में इनको घोला जाता है। जल में घोलने पर ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। आयनिक ठोस के जो अवयवी कण आयन होते हैं, इनके बीच जो लगने वाला बल होता है आयनिक आबंध या कूलाम्बिक बल होता है। ये कठोर और भंगुर होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में, पिघले हुए रूप में ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। और जल में घोलने पर भी ये सुचालक होते हैं। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि ठोस अवस्था में एक कुचालक क्यों होते हैं जबकि आयंस होते हैं। इसका कारण होता है विद्युत के चालन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए दो चीज़ जरूरी होती है। पहला आयन जरूरी होता है और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दो चीज़ों की जरूरत होती है। तो आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दो की जरूरत होती है। लेकिन क्या होता है, आयनिक ठोस में जब ये आयंस बनाते हैं, जैसे Na+ और Cl- की बात करें, तो इनके आयन फ्री नहीं होते, आपस में बंधे होते हैं। जो किस बल के द्वारा, कूलाम्बिक बल के द्वारा। इसलिए क्या होता है, इसलिए इनमें फ्री आयंस नहीं होने के कारण विद्युत के कुचालक होते हैं। हम अगर अगली अवस्था के बारे में अगर बात करें तो धात्विक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे धातु होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और मेटल या मेटल आयंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो धातु के आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सी के रूप में, इलेक्ट्रॉन समुद्र में ही धसे होते हैं। अब इसका मतलब आप समझिए, सोडियम हो गया, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी को ही हम आयंस बोलते हैं। ठीक है, आयन के रूप में ही अपना हो गया। ध्यान देना, आयंस के रूप में हो गया। तो ढेर सारे अगर सोडियम मेटल्स की बात करें तो सोडियम मेटल्स हो गए, ढेर सारे सोडियम मेटल्स। तो सोडियम मेटल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनके सरफेस पर आ जाएगा, इनके सतह पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इनके सतह पर आ जाएगा तो ऐसा महसूस होगा कि इलेक्ट्रॉन के बीच में, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या सोडियम धसे हुए हैं। तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन की अधिकता को इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन सागर बोलते हैं। ध्यान देना, ये जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, सामान्य ताप पे विद्युत के सुचालक होते हैं और इनकी जो चालकता होती है अधिकतम होती है। इनको अगर इसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, ये आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, वर्धनीयता का गुण होता है। और इसमें तन्यता का गुण होता है। ये हमें नहीं आप देखना है, बस ये देखना है इनके जो गलनांक होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, किससे ज़्यादा इनके धातुक ठोस के ज़्यादा होते हैं, आयनिक से भी ज़्यादा इनके होते हैं। ठीक है, आयनिक से कम होते हैं,
मैं इनका क्रम आपको बताता हूँ। सबसे कम आणविक के होते हैं, उसके बाद होते हैं धात्विक के, और अगर अगला सबसे ज़्यादा किसका होता है, आयनिक का होता है। ये हम गलनांक की बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है सहसंयोजक का। इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा। मैं एक गलनांक के क्रम को यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। इसके अब हम दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में इसके चलते हैं, ठीक है। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक बंध कौन बनाता है, परमाणु बनाते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आपको समझने के लिए, जो अवयवी कण होते हैं वे परमाणु होते हैं, उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध इनके बीच लगता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल आप समझ लो, डायमंड हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड होता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं। इनके कुछ गुण होते हैं, जैसे कि विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस चाहिए। इसमें सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं हुई, इसलिए क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसका अपवाद होता है क्या, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट इसका अपवाद है। दूसरा, ये क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये 3 डायमेंशन में ये अरेंजमेंट होने की वजह से इनको हम कहा जाता है बृहद ठोस कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं जेंट सॉलिड कहते हैं, ठीक है। ये इनके कुछ गुण हो गए। और इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर गलनांक किसी का होता है तो होता है सहसंयोजक सॉलिड का होता है, सहसंयोजक ठोस के होते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में, क्रिस्टल लैटिस और इसके दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे सारी चीज़ें। और ये रिवीजन क्लास है, आपको 2 से 3 वीडियो में रिवीजन क्लास और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आप लोगों के सॉल्व करवा देंगे, ठीक है।